नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, बीपीएससी के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए यह सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है, पॉलिटी का आप देख रहे हैं। 100 एमसीक्यूज को आप यहां सॉल्व करेंगे और इसके माध्यम से अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिवीजन के पर्पज से भी ये सीरीज काफी अच्छी है। देखिए, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है। यहाँ मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फोन कीजिएगा तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है उससे जुड़ जाइए। यहाँ पर बीपीएससी के संबंध में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिक्स शेयर की जा रही है जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये चैनल का लोगो है, हरा भरा, और नीचे ब्लू कलर की लाइन ये वेबसाइट है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है और इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपके सामने है। 3 स्टेटमेंट है। कहा यह जा रहा है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट परफेक्ट है यानी सही है। और नीचे दिया है कि इसके तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि भारत में कंपनी के राजस्व, दीवानी और सैन्य मामलों पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य कर दिया गया था। और जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद में गवर्नर जनरल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषद के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसमें सही है लेकिन तीसरा वाला गलत है। पहला दूसरा इसमें परफेक्ट है जो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे मैच करता है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया प्रावधान है, न कि रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसलिए तीसरा वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके प्रावधानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी की सभी गतिविधियों पर सर्वोच्च नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो गया था। और 1786 का जो एक्ट था उसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो डिमांड थी उसको फुलफिल किया गया था। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा परफेक्ट है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसका सी वाला हो जाएगा, दोनों ही सही है, यहाँ पर दोनों परफेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो तीसरा प्रश्न है उसमें आप देख रहे हैं कि किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के विजित क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। यहाँ पर एक्ट का नाम दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, चार्टर एक्ट है 1813, चार्टर एक्ट है 1833 और चार्टर एक्ट है 1853। इसमें से कौन सा होगा? तो ये चार्टर एक्ट जो 1813 वाला था, 1813 वाला, वही होगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही है, 1813। इसके तहत भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में सही है। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में। यहाँ ए वाले में कहा गया है कि इसके तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी विधायी और कार्यकारी जो गतिविधियां थी उनको सेपरेट कर दिया गया था। और उसके बाद बी वाले में कहा गया है कि इसके तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया था। सी वाले में कहा गया है कि दोनों सही है और डी वाले में कहा गया है कि दोनों गलत है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसमें सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 1862 में निम्नलिखित में से किन भारतीयों को विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया था? बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा, आगरा के महाराजा या सर दिनकर राव। इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए 3 जने तो हैं, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं पहला, दूसरा और चौथा, लेकिन तीसरे वाले जो आगरा के महाराज थे वो इसमें शामिल नहीं थे। आगरा के राजा को छोड़ के सभी को इसमें नॉमिनेट किया गया था। तो इसमें जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? दूसरा वाला यानी बी वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ तीन जोड़े दिए हुए हैं। यहाँ देख लीजिए, बंगाल है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है और पंजाब है। यहाँ डेट दी हुई है 1862, 1886 और 1897। कौन सा किस प्रकार से सुमेलित होगा ये आपको मिलाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि बंगाल का अगर आप देखिए यहाँ ए वाले को मिलाएंगे, पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी, यानी ये पहले से ही मैच है। बंगाल का हो जाएगा 1862, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का हो जाएगा 1886 और पंजाब का हो जाएगा 1897। इसके बाद चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और नीचे यहाँ 4 स्टेटमेंट है लेकिन कहने के लिए है सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है, बाकी दोनों तो ऑप्शन जैसे हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि इसके तहत विधान परिषदों में कुल गैर आधिकारिक सीटों को भरने के लिए चुनाव का एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया, ये दिया हुआ है। और बी वाले में कहा गया है कि चुनाव शब्द का इस्तेमाल पहली बार इसी अधिनियम में किया गया था। और इसके बाद सी और डी को आप देख रहे हैं, बोथ ए एंड बी और नाइदर ए नॉर बी, इस प्रकार से दिया है। तो इसमें से कौन सा होगा? 7वें नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ए वाला होगा। ए वाला इसमें सही है कि इसके तहत विधान परिषदों में कुल गैर आधिकारिक सीटों को भरने के लिए चुनाव का एक सीमित और जो अप्रत्यक्ष प्रावधान है वो किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। बी वाला इसलिए गलत है, देखिए इसमें बी वाला स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ। जो इलेक्शन वर्ड है उसका यूज पहली बार कहाँ किया गया था? ये यहाँ पर नहीं किया गया था। अब कहाँ किया गया था जरा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पहली बार इसको कब यूज किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पर कहा गया कि विच एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। जो कम्युनल सिस्टम था यानी सांप्रदायिकता का प्रावधान था उसको किस अधिनियम के द्वारा वैधता प्राप्त होती है, उसे लीगल माना जाता है। कौन सा एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था या नॉन ऑफ द एबव था। इसमें से कौन सा होगा? तो 8वें का बी वाला हो जाएगा। ये 1909 का जो मर्ले मिंटो सुधार था उसी के बारे में कहा जा रहा है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रणाली थी उसको प्रावधान करता है।
इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। शक्ति मतलब जो उसके राइट्स थे, अधिकार थे। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि इसके तहत मतदान के अधिकार का विस्तार किया गया। और थर्ड वाले में कहा गया है कि इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार नहीं किया गया। ये कुछ बातें कही गई हैं, इसमें से सही कौन सा है देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि 1 और 2 ओनली, पहला और दूसरा इसमें सही है लेकिन तीसरा वाला गलत है। देखिए इसमें जो समाज के अधिक वर्ग थे उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत जो थे उनको बढ़ावा दिया गया था। ये कुछ आपने देखा, मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके विषय में कहा जा रहा है। इससे पहले आपने जो 1909 का एक्ट था उसको देखा, मर्ले मिंटो सुधार, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट था। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें जो प्रावधान है सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है। इसके बाद 10वें को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार या इंतरिम गवर्नमेंट जो थी उसके रिस्पेक्ट में कौन सा इसमें से सही रूप से मेल खाता है। तो CH भाभा के जिनमें जो डिपार्टमेंट थे यहाँ दिया हुआ है कि कार्यान्वयन मतलब वर्क्स, माइंस एंड पावर पोर्टफोलियो, ये वाला डिपार्टमेंट था। लियाकत अली खां के जिनमें जो कॉमर्स पोर्टफोलियो वाला डिपार्टमेंट था वो था। इसके बाद अब्दुल रब नश्तर थे, इनके जिनमें फाइनेंस वाला सेक्टर था। और C राजगोपालाचारी जो थे इनके पास पोस्ट और एयर पोर्टफोलियो जो था वो मौजूद था। मतलब यहाँ पे अलग अलग विभाग दिए हुए हैं। तो कौन सा मंत्रालय किसके पास था ये आपको बताना है, देख लीजिए। 10वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। इसमें सही रूप से मेल कौन सा खाता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ए वाला सही है, बाकी जो है वो गलत है। अगर इसकी परफेक्ट मैचिंग देखी जाए तो लियाकत अली खां जो थे इनके जिम्मे फाइनेंस था, अब्दुल रब नश्तर जो थे इनके जिम्मे पोस्ट और एयर वाला डिपार्टमेंट था, और C राजगोपालाचारी के पास जो एजुकेशन और आर्ट वाला सेक्टर था वो था। ये आपने देखा। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया है कि हु वाज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नीचे नाम दिया हुआ है HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद, या ए और बी दोनों, इसमें से कौन सा होगा। तो डी वाला होगा। आप जानते हैं HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पर बोथ ए और बी जो दिया हुआ है दोनों सही है। डी वाला उसका ऑप्शन परफेक्ट होगा। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट चेंजेस वर मेड इन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद इसमें कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं, तो यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसे एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया, मतलब एक सॉवरेन बॉडी के तौर पे इसे यहाँ बना दिया गया। और उसके बाद इट वॉज इम्पावर्ड टू एब्रोगेट टू अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। ये कुछ प्रावधान है। और उसके बाद जो तीसरा वाला इसमें कहा जा रहा है कि देश में जो सामान्य कानून थे उनको लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो इसमें से कौन सा आपका सही है देख लीजिए। तो 12वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। ऑल ऑफ एबव, जितने दिए हैं सभी सही है, यहाँ जितने भी ऑप्शन है वो सभी सही है। इसके बाद चलते हैं 13वें की ओर। 13वें में कहा गया है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी। यहाँ पर जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं उनकी बात की जा रही है। तो उन बहिष्कृत क्षेत्रों की जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उप समितियां थी उसके अध्यक्ष कौन थे। गोपीनाथ बारदोलोई थे, या A.V. ठक्कर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या J.B. कृपलानी थे। इसमें से कौन सा होगा। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका बी हो जाएगा। ये थे A.V. ठक्कर, यहाँ जो नाम दिया है ये A.V. ठक्कर का है। और समिति में असम के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं वो सभी शामिल थे, ये इसका मुख्य बात है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिए हुए विकल्पों को देख लीजिए। इसके द्वारा फरवरी 1948 में पहला मसौदा जो है उसको पेश किया गया। मसौदे का मतलब है ड्राफ्ट। इसके बाद बी वाले में कहा गया है कि इस मसौदे को तैयार करने में 6 महीने से कम का समय लिया गया था। और सी वाले में कहा गया है कि इसके द्वारा अक्टूबर 1948 में दूसरा मसौदा प्रकाशित किया गया। और उपरोक्त सभी, तो इसमें से कौन सा होगा। इसका डी हो जाएगा, सभी सही है। जितने इसमें जानकारियां दी हुई हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में वो सभी सही। तो डी वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट है। 15वें को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि मॉडर्न मनु किसे कहा जाता था। B.R. अम्बेडकर को, J.L. नेहरू को, महात्मा गांधी को, या सरदार पटेल को। इसमें से कौन सा होगा। तो ये B.R. अम्बेडकर को कहा जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए B.R. अम्बेडकर इन्होंने जो अध्यक्षता की थी उसके बारे में कहा जाता है और उसी संदर्भ से ये निकला हुआ है। तो B.R. अम्बेडकर ने जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी और इसीलिए इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। जो पहले के राजा मनु थे उन्होंने अपनी एक कानून की किताब लिखी थी जिसको कि मनु संहिता कहा जाता था। और मनु संहिता का जो प्रावधान था उसी के चलते उस समय के जो सामाजिक नियम थे वो काम करते थे, या दंड विधान भी जो था उसी आधार पर होता था। अब यहाँ पर जो कानून का निर्माण है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के निर्देशन में होता है, तो इस वजह से इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया जुलाई 1946 में सृजित की गई यानी बनाई गई कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन थे। यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति थे, ढेर सारे आदमियों का नाम दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, KT शाह, हुमायूं कबीर और B.R. अम्बेडकर। इसमें से कौन से व्यक्ति थे। नीचे विकल्प भी दिए हैं, आप देख रहे हैं। इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि 1 2 3 4 ये चारों जने थे, लेकिन 5वें नहीं थे। यहाँ आप इसे देख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखिए तो कुल 8 सदस्य इसमें थे। 8 सदस्य कौन थे, तो 4 को आपने यहीं पर देख लिया, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, इसके अलावा KT शाह और हुमायूं कबीर। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अरुणा आसफ अली, गोपाला स्वामी अयंगर और D.R. गाडगिल ये थे, और संथानम थे। इन्हें आप देख रहे हैं। तो 4 नाम यानी कुल मिलाकर 8, 4 यहाँ और 4 अभी आपने सुने। अरुणा आसफ अली, गोपाल स्वामी अयंगर, D.R. गाडगिल और संथानम। इसके बाद आगे चलते हैं। जो 17वें नंबर का प्रश्न है उसको देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि हु टर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज नीचे आप देख रहे हैं ड्रिफ्टिंग कमेटी।
जो ड्रिफ्टिंग कमेटी की संज्ञा देने वाली बात है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को ड्रिफ्टिंग कमेटी की संज्ञा दी थी? के.एम. संथानम ने दी थी, या नजीरुद्दीन अहमद ने दी थी, या ग्राम विले ऑस्टिन ने दी थी, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं दी थी? देख लीजिए, तो इसका बी वाला हो जाएगा। इसमें जो 17वें का बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। ये नजीरुद्दीन अहमद थे, यहाँ आप देख रहे हैं। और ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें लंबा समय लगता था, काफी लंबा समय लगता था, इसीलिए इसे ड्रिफ्टिंग समिति का नाम दिया गया था। यहाँ ड्राफ्टिंग समिति नहीं है, ये ड्रिफ्टिंग समिति है। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं के निकाय की संज्ञा दी है? नजीरुद्दीन अहमद, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड विस्काउंट साइमन, या ग्रानविले ऑस्टिन? इसमें से कौन सा व्यक्ति है? तो 18वें का हो जाएगा सी। ये लॉर्ड विस्काउंट, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं विस्काउंट साइमन, ये जो व्यक्ति थे इन्होंने ऐसा कहा था। इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक हिंदुओं की संस्था है, ऐसा इनका कहना था। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाथी इसका सिंबल था, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद HBR एंगर ये संविधान सभा के सेक्रेटरी थे और संविधान की मूल जो प्रस्तावना थी यानी परमेबल थी उनको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा सुलेखित किया गया था, यानी उसको लिखने का काम, उसकी कैलीग्राफी ये रायजादा साहब के द्वारा की गई थी। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? देख लीजिए, तो इसमें सभी सही है, जितने दिए हैं सबके सब परफेक्ट है। ये हाथ से लिखी गई जो प्रति थी उसको लिखने वाले व्यक्ति यही थे और बाकी जो जानकारियां हैं वो भी सही है, तो इसका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। इसके बाद 20वें की ओर चलते हैं। 20वें प्रश्न में ये कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं कि मूल रूप से भारत के संविधान के आधिकारिक लिखित कार्यों के लिए हिंदी और संस्कृत भाषाओं का प्रावधान किया गया था। हिंदी और संस्कृत भाषाओं का प्रावधान किया गया था और संविधान सभा के द्वारा 11 सत्रों में कार्य पूरा किया गया, मतलब इसके लिए 11 सेशंस जो है उनको खाया गया या लिया गया। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 20वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है कि सिर्फ दूसरा, पहला नहीं। पहला वाला गलत है, ये आप भी जानते हैं। इसमें अगर आप देखिए तो मूल रूप से जो यहाँ 20वें प्रश्न को देख रहे हैं, मूल रूप से भारत के संविधान में किसी भी भाषा में आधिकारिक पाठ के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं हैं? तो पहले वाले में कहा गया है कि वास्तविक और नाम मात्र की कार्यकारी की उपस्थिति, बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का शासन, ये दोनों दिया है। अब आपको बताना यह है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, इसमें से कौन सा होगा? तो 21वें का हो जाएगा डी। 21वें का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, नाइदर ए नॉर बी। कैसे? तो बोथ आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये दोनों ही जो है ये संसदीय सरकार की विशेषताएं, ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। बाकी जो राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया है इसमें से कोई भी मैच नहीं करता है। इसके बाद 22वें प्रश्न को देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद देश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल का नाम दिया है आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और 17, आर्टिकल 17 और 18, इसमें से कौन सा होगा? तो 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 14 और 15। इसके अलावा अगर आप देखिए तो 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 44 ये सब जो है इसी रेंज में आते हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। 23वें की ओर चलते हैं, 23वें प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एक स्वतंत्र निकाय के तौर पे काम करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे काम करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का नाम दिया है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम दिया है, स्टेट PSC का नाम दिया है और कैग दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा होगा? ये सभी है, ये सभी जो है यहाँ पे ऑटोनोमस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनके विषय में कहा गया है कि सहकारी समितियों के संदर्भ में इनमें से सही कथन का चुनाव कीजिए। 2011 में जो 97 नंबर का मतलब 97वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये 2011 वाला था। यहाँ पे इसकी डेट और इसका जो नंबर है दोनों याद रखिएगा। 2011 में ये संशोधन हुआ था और ये कितने नंबर का संशोधन था? तो 97वें नंबर का था। और इसके द्वारा मतलब इस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया, ये दिया हुआ है। उसके बाद सहकारी समितियों के संगठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये एक ऑप्शन है। अब दोनों सही है या दोनों गलत है आपको बताना है, देख लीजिए। तो इसका सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। इसमें जो दोनों ऑप्शन दिए हैं वो एकदम सही है। इसके बाद 25वें की ओर चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब यहाँ पर जो असत्य है उसका चुनाव आपको करना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि यूएनओ में जो यूएनओ है उसमें भारत की सदस्यता उसकी संप्रभुता को सीमित करती है। और बी वाले में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वयं 1955 में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए एक संकल्प पारित किया था। ये दो इसमें स्टेटमेंट है। सी वाले में कहा गया है कि दोनों सही है और डी वाले में कहा गया है कि दोनों गलत है। अब आप बताइए कि क्या होगा? तो देखिए, भारत की जो संयुक्त राष्ट्र संघ या कॉमनवेल्थ वाला जो ग्रुप है उसमें सदस्यता संप्रभुता को सीमित नहीं करती है, ऐसा कुछ इसमें बात नहीं है। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है। तो इसमें सही कौन सा होगा? 25वें का जो इसमें ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा? सिर्फ ए वाला सही होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टेटमेंट जो ए वाला है वो प्रश्न के हिसाब से सही होगा। कहने का मतलब क्या है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर गलत हमें चुनना था और गलत सिर्फ ए वाला है, बी वाला नहीं है। तो ना तो हम सी को चुन सकते हैं, ना डी को चुन सकते हैं, ना बी को चुन सकते हैं। सही उत्तर इसका क्या होगा? ए वाला होगा। ये यूएनओ की जो सदस्यता होती है या कॉमनवेल्थ वाली, इससे संप्रभुता पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद 26वें को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक राजतंत्र को राजशाही और गणराज्य में वर्गीकृत किया जा सकता है, और दूसरे वाले में कहा गया है कि प्रस्तावना में अंकित गणराज्य शब्द यह इंगित करता है कि भारत के राज्य का मुखिया निर्वाचित किया जाता है। भारत में राज्य का जो मुखिया होता है वो चुना जाता है, उसका निर्वाचन होता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? देख लीजिए 26।
सी हो जाएगा, दोनों सही है इसमें, दोनों ही इसमें एकदम परफेक्ट है। इसके बाद 27 को देखते हैं। ये जो 27वें नंबर का प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और नीचे 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि सामाजिक आर्थिक और सामाजिक न्याय का आदर्श ये रूसी क्रांति से लिया गया है, मतलब जो रशियन रिवॉल्यूशन थी वहां से लिया गया है। और जो प्रस्तावना है उसके द्वारा दी गई स्वतंत्रता एक निरंकुश प्रकार की है, उसका कोई अंकुश नहीं है। और तीसरे नंबर के स्टेटमेंट में कहा गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। 27 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें से जो पहला और तीसरा है वो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। कैसे गलत है? तो संसद के द्वारा जो परिकल्पित स्वतंत्रता है वो निरंकुश नहीं होती, मतलब यहाँ पे जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वो निरंकुश प्रकार की नहीं है, और यहाँ दिया है कि वो निरंकुश है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला गलत है। बाकी जो पहला और तीसरा है वो सही है। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक न्याय जो है इसका आदर्श रशियन रिवॉल्यूशन से, जबकि जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वाला भाव है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रस्तावना है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट है, 2 नहीं बल्कि 3 स्टेटमेंट है, और चौथे वाले में विकल्प दिया है। तो ए वाले में कहा जा रहा है कि यह विधायिका की शक्तियों और अधिकारों का स्रोत नहीं है। बी वाले में यह कहा जा रहा है कि यह विधायिका जो होती है उसकी शक्तियों और अधिकारों का प्रतिबंध नहीं लगाता है, मतलब उस पर कोई बैन नहीं लगाता है, और यह न्याय योग्य नहीं है, ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद डी वाले में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला ही होगा। उपरोक्त सभी जितने हैं वो सभी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 29 को देखिए। 29 में ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 1 जो है आर्टिकल 1 उसके हिसाब से भारत के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर दिया है कि जितने भी राजकीय क्षेत्र हैं वो सभी आते हैं। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, यानी संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं वो आते हैं। और उसके बाद सी वाले में दिया है कि ऐसे सभी क्षेत्र जो भारत सरकार के द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं वो सभी आते हैं। और डी वाले में दिया है कि उपरोक्त सभी, यानी सभी सही है। तो आर्टिकल नंबर 1 यहाँ पे भारत के क्षेत्रों के बारे में क्या कहता है बताइए? 29। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। ये तीनों ही चीजें उसमें शामिल, डी वाला इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र भारत के संघ की तुलना में एक अधिक व्यापक अभिव्यक्ति के तौर पर दिखाई देते हैं, यानी जो क्षेत्र शब्द है वो संघ की तुलना में ज्यादा विस्तृत है। और अनुच्छेद 3 जो है उसके अंतर्गत पुनः समायोजन का प्रावधान किया गया है, रीएडजस्टमेंट की बात की जा रही है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, यहाँ पर 4 विकल्प भी आपको दिख रहे हैं। तो 30वां नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी पहला और दूसरा इसमें दोनों ही सही है। सी वाला इसका सही होगा। इसके बाद 31, यहाँ पर 100 नंबर का जो संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उस एक्ट के संदर्भ में यहाँ से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यानी गलत कथन है उसका चुनाव आपको करना है। तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि यह बांग्लादेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित है, ये स्टेटमेंट है। इसके बाद इसके तहत भारत ने बांग्लादेश को 111 विदेशी अंतः क्षेत्र हस्तांतरित किए हैं, जबकि बांग्लादेश ने भारत को 51 विदेशी अंतः क्षेत्र हस्तांतरित किए, यानी यहाँ पर लेन देन हुआ है। और इसके तहत सी वाले को आप देख रहे हैं, इसके तहत संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित किया गया है। और डी वाले को आप यहाँ देख रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से होगा? 31। देखिए, इसमें जितने भी हैं उसमें से आपको इनकरेक्ट खोजना है, यानी गलत का चुनाव करना है। तो गलत आपको इसमें से कोई लग रहा है? तीनों ही सही हैं, और तीनों अगर सही है तो आप डी वाले को चुनिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं को चुनने का मतलब यह है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, अर्थात सभी सही है, तीनों सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 32 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। ए वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसके द्वारा केरल राज्य का सृजन किया गया था, और बी वाले में कहा गया है कि इसके तहत लॉकद्वीप, मिनिकॉय और अमीद्वीप जो द्वीप हैं ये नाम दिए हुए हैं, इन पे केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन किया गया। और ए और बी दोनों इसमें सही है। इसके बाद ये कहा गया कि नाइदर ए नॉर बी। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीद्वीप जो द्वीप हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सृजित किए जाते हैं, ऐसा दिया हुआ है। और इसके बाद ए वाले को आपने देखा, देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा होगा। यहाँ पर आपको सही का चुनाव करना है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें करेक्ट है। मतलब यहाँ पे केरल का जो स्टैब्लिशमेंट किया गया और इसके अलावा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीद्वीप के बारे में कहा जा रहा है, इनको ऑफिशियली यहाँ पर यूटी के तौर पे डेवलप किया गया। तो ये दोनों ही सही। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। 33वें नंबर के प्रश्न को देखिए। दादरा और नगर हवेली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांसीसियों ने 1954 तक इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था। 1961 तक इस क्षेत्र का प्रशासनिक कार्यभार लोगों के द्वारा चुने गए एक प्रशासक के हाथ में होता था। और तीसरे नंबर का जो इसमें स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि 10वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके तहत इसे एक यूटी के तौर पे परिवर्तित कर दिया गया, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया। तो अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, 33वां। तो इसका ए वाला हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है। यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है और तीसरा वो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? देखिए, पुर्तगाली लोग जो थे उन्होंने 1954 तक इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। ये पुर्तगालियों का कब्जा था, न कि फ्रांसीसियों का। यहाँ पर आपने देखा, पुर्तगाली सबसे शुरुआत में हमारे देश में प्रवेश करते हैं यूरोपियों में, और सबसे लास्ट में जाते भी हैं, सबसे ज़्यादा समय तक यही रहते हैं, ये हमने देखा। और वैसे अभी वर्तमान की स्थिति देखिए तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव वाला जो क्षेत्र है उसको मिलाकर एक कर दिया गया है, यानी दोनों मिलकर एक जो संघ राज्य क्षेत्र है वो बन गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। 34 को देखिए। यहाँ पर नागालैंड के बारे में कहा जा रहा है कि नागालैंड किस वर्ष एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 1962, 1963, 1964 या 1965, इसमें से कौन सा होगा?
तो ये 1963 होगा। इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 35 को देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले कौन और बाद में कौन, इसके आधार पर आपको अरेंज करना है। तो 35 को अरेंज कर लीजिए, इसमें से कौन सा होगा। यहाँ राज्यों के नाम देख सकते हैं आप, सभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं। मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों का जो स्थापना का वर्ष है वो 1972 का है। इसी प्रकार से अगर आप अरुणाचल को देखिए तो इसका 1987 का है। तो उस आधार पे अगर आप इसे व्यवस्थित करना चाहें तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तो एक ही साथ बने हैं, तो इनका एक साथ हो गया। और चौथा वाला जो अरुणाचल है वो नीचे दिया है, तो ये क्रम पहले से ही ठीक है, इसको आपको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ 1 2 3 4 यानी ए वाला आपका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 36 को देखिए। 36 में ये कहा गया है कि जो 36वां संविधान संशोधन था, यहाँ देखिए 36वें नंबर का प्रश्न भी है और 36वां संविधान संशोधन भी है, तो हिंदी वाले में छूट गया है इसी वजह से। यहाँ 36 नंबर तो डाल दिया है, लेकिन जो संशोधन का नंबर है वो डालना भूल गया है। फिलहाल 36वें नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं, और उस स्टेटमेंट में से आपको जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। देख लीजिए, इसमें ए वाले में कहा गया है कि जो आर्टिकल 2A था, या इसको आप 2 का कह सकते हैं अनुच्छेद के आधार पर, इसको निरस्त कर दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद बी वाले में कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप जो 10वीं अनुसूची थी उसको भी निरस्त कर दिया गया। तो आप बताइए कि इसमें से दोनों में से सही कौन सा है। दोनों सही है, दोनों गलत है, या कोई एक सही है। देख लीजिए 36, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है इसमें से। मतलब जो 2 क था या 2A था उसको यहाँ पे रिपील कर दिया गया, और 10th शेड्यूल जो था उसको भी रिपील कर दिया गया। ये सब इस अमेंडमेंट में होता है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 37 को देखिए। जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अभी हाल में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये करंट अफेयर का भी है और पॉलिटी का तो है ही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह को छोड़कर, यहाँ जो परिवर्तन हुए उन्हीं के संबंध में आया है, तो कारगिल और लेह को छोड़कर पुराने जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। जम्मू कश्मीर को यहाँ यूटी का दर्जा दिया गया, तो यहाँ पर उनमें शामिल क्षेत्रों के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ करगिल और लेह उससे अलग हो गए हैं, बाकी सब उसी में है। इसके बाद बी वाले में कहा जा रहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 जिले आते हैं। लद्दाख को यहाँ पे जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, एक नई यूटी बन गई, तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश ये बना है इसमें 5 जिले शामिल हैं। अब आप बताइए कि कौन सा सही है। 37, तो इसका ए वाला सही है। ए का मतलब क्या है कि सिर्फ ये वाला सही है, बाकी जो बी वाला है और सी डी सब गलत है। कैसे सही है, यहाँ पे ए वाला सिर्फ कैसे सही है, तो देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें सिर्फ 2 जिले आते हैं, यहाँ पर केवल और केवल 2 जिले आते हैं, और यहाँ दे रखा है 5, तो इसलिए गलत हो जाता है। बाकी सी और डी यहाँ सही होने का सवाल ही नहीं होता। आगे चलते हैं 38 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित राज्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए उनके नाम के बदलाव के परिवर्तन के क्रमानुसार। नामों में जो परिवर्तन या बदलाव हुआ है उसके क्रम में। तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्य यहाँ दिए हुए हैं, इनको आपको अरेंज करना है। देख लीजिए, तो इनका जो यहाँ पे नाम चेंज हुआ है उसके आधार पे अगर इन्हें अरेंज किया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब है कि 1 2 3, अर्थात ये पहले से ही अरेंज है, आपको कुछ करना धरना नहीं है इसमें। मतलब यह है कि यूनाइटेड प्रोविंस टू उत्तर प्रदेश, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसका नाम बदलकर यूपी कर दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये 1950 वाला है। मद्रास को तमिलनाडु के नाम से जाना जाने लगा, तो ये 1969 वाला है। और मैसूर का जो क्षेत्र था उसको कर्नाटक के नाम से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये 1973 वाला है। इसी क्रम में इसे अरेंज करेंगे, तो ये पहले से ही व्यवस्थित है। इसके बाद 39 को देखिए, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि यूएस और स्विट्जरलैंड, ये दोनों ही देश जो है यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी डुअल जो सिटीजनशिप होती है वो यहाँ पर चलती है। और सेकंड वाले में कहा जा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में, कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली एक भेदभावपूर्ण प्रणाली है, मतलब इसमें जो डिस्क्रिमिनेटरी है वो होती है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए 39, इसका जो करेक्ट आंसर है 39 का वो हो जाएगा सी वाला। दोनों ही सही है। जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है उसमें भेदभाव हो सकता है, संभावना होती है, और ये इन दोनों ही देशों में देखा जाता है। इसके बाद 40 को देखिए। 40वें प्रश्न में आप देख रहे हैं, कहा गया है कि सितंबर सन 2000 में निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में भारतीय प्रसार पर एक समिति की स्थापना की गई थी। पी.के. थुंगन, एल.एम. सिंघवी, सुनील मेहता या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा होगा। तो इसका बी हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। ये नाम किसका है, ये एल.एम. सिंघवी का है। इसके बाद आगे चलते हैं 41 को देख लेते हैं। 41 में ये पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और एनआरआई के विषय में यहाँ कहा गया है कि एनआरआई भारतीय नागरिक होता है जो आमतौर पर भारत से बाहर रहता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट भी होता है। एनआरआई के बारे में ये दिया हुआ है। और एनआरआई को भारतीय नागरिकों के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी लाभ प्राप्त नहीं होते, मतलब कुछ मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 41 देखिए, इसमें ए वाला सही है। जो ए वाला विकल्प है वो सही है, और इसीलिए सिर्फ ए को चुनेंगे। ए का मतलब है कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एनआरआई होते हैं उनको भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध सभी लाभ मिलते हैं। यहाँ पर जो दिया है ना कि सभी लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये गलत है। बाकी जो पहला वाला है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 42 को देखिए। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकार हैं। दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा इन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। और थर्ड वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें जो अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, उसके माध्यम से संशोधित या स्थगित किया जा सकता है। तो आप बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट है ये मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहाँ तक फिट बैठते हैं। 42 सी वाला इसमें सही है, सभी सही है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सी वाला है ये सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आपने देखा,
यहाँ पर देखिए 43 को इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा नागरिक और विदेशी दोनों ही नागरिकों के लिए उपलब्ध है, मतलब नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए दोनों के लिए मान्य है, ऐसा दिया हुआ है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कुछ दशा में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। और डी वाले में कहा गया है कि ए और सी दोनों, इसमें से कौन सा होगा। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ही है, यानी ए वाला और सी वाला इसमें सही है, जो कि समान रूप से जो देशी नागरिक हैं और विदेशी हैं दोनों को प्राप्त होते हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ निश्चित मामलों में। तो ये वाले दोनों सही है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड सी बोथ। बी वाला इसमें सही नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं 44 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिनियम है या अनुच्छेद है वह समानता का अपवाद है। 361, 105, 194 या ऑल ऑफ एबव, इसमें से कौन सा होगा। तो 44 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, सभी सही है, जितने भी दिए हैं वो सब इससे मैच करते हैं। नेक्स्ट 45 को देखिए, 45 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था और इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को जनता पार्टी ने 1980 में कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 45, तो इसमें से जो आंसर है ए वाला परफेक्ट है। ए का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वही सही है, 1996 वाला, बाकी जो दूसरा है वो गलत है। जनता दल ने 1977 में पुरस्कारों को बंद कर दिया था और फिर 1980 में वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ दिया है कि 1980 में बंद किया था, तो ये डेट गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं 46वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नहीं है। तो प्रेस का फ्रीडम या फ्रीडम टू डाई यानी मरने की स्वतंत्रता, ये भी अच्छी स्वतंत्रता है। इसके बाद देखिए फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और फ्रीडम ऑफ पीस, इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए, और कौन सा इसमें से होगा, और जो जिसको भी आप चुनेंगे वो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार नहीं है। देख लीजिए 46, तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो पी हो जाएगा। मरने की जो स्वतंत्रता है वो संविधान में नहीं दी गई, यही तो विवाद का विषय है। जैसे जैन धर्म में आप देखते हैं कि संलेखना या जो संझारा नाम की प्रथा होती है उसमें उपवास रख के प्राण त्यागते हैं, तो वह भी एक तरह का सुसाइड ही माना गया कोर्ट के हिसाब से या लीगल तौर पे। तो यहाँ पे विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसके अलावा इच्छा मृत्यु और तरह तरह के प्रावधान होते हैं जो कि यहाँ बाधक बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर मरने की स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है, बाकी सब इसमें शामिल है, मतलब भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये सब शामिल है। इसके बाद आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी आवागमन की जो आज़ादी है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ए वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19, और बी वाले में कहा गया है कि द राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 21। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी, इसमें से कौन सा होगा। तो 47 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका सी वाला सही होगा, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है। मतलब देश के अंदर अगर आवागमन करना है तो उसका अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के द्वारा संरक्षित किया जाता है, अगर बाहर जाना है तो उसका जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के द्वारा यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं 48 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी गलत का आपको चुनाव करना है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि आर्टिकल 25 में व्यक्तियों के निजी अधिकारों की स्वतंत्रता शामिल है। आर्टिकल 26 में अंतःकरण की जो आज़ादी होती है वो शामिल है। इसके बाद 26 नंबर का जो आर्टिकल है इसमें जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं उनके अधिकार शामिल है, और डी वाला जो इसमें ऑप्शन दिया है उसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी गलत है। अब सभी गलत है तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रश्न के हिसाब से तो गलत है, लेकिन सही बात यह है कि वो सही है। यहाँ पर हमें गलत का चुनाव करना है, तो इसमें से आप जिसको भी चुनिएगा वो गलत हो जाएगा। देख लीजिए 48 का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, मतलब प्रश्न के हिसाब से सही होगा ये वाला। 26 नंबर का जो आर्टिकल है ये अंतःकरण की स्वतंत्रता पर निहित है या स्वतंत्रता से युक्त है, ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जो आर्टिकल 25 है वह अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर आधारित है, और यहाँ दिया है 26, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसके बाद 49 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है 3 स्टेटमेंट इसमें भी है, कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो संसद किसी भी अदालत को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। इसके बाद 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के जो हाईकोर्ट थे उनके द्वारा ही रिट जारी करने का अधिकार रखा जाता था, और विधायी निकायों के विरुद्ध उत्प्रेरण नाम की जो रिट होती है उसको जारी नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा होगा, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, यहाँ सही का चुनाव करना है। तो सभी सही है, जितने इसमें दिए हुए हैं सब परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं 50वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 50वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मटेरियल लॉ, माफ कीजिएगा मार्शल लॉ। यहाँ पर मार्शल लॉ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो सही है। तो पहले वाले में कहा गया है कि अंग्रेजी कॉमन लॉ से प्रेरित होकर भारत में मार्शल लॉ की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट किया गया है। इसके बाद संविधान में मार्शल लॉ का वर्णन प्राप्त होता है। ये 2 चीजें इसमें दी हुई हैं, आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, बोथ आर करेक्ट। इसके बाद 51वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया कि हालांकि संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और इसे निजी संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में किस अनुच्छेद के तहत मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है, आपको ये बताना है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अलग कर दिया गया है, ऐसा आप जानते हैं। तो फिर ये पूछा गया है कि निजी संपत्ति का अधिग्रहण जो किया जाता है उसके मामले में किस अनुच्छेद के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इसमें से विकल्प चुनिए, अनुच्छेद 30 होगा, अनुच्छेद 31 ए होगा, या दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा, कौन सा होगा। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, ये दोनों ही इसमें आते हैं, यानी सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट 52 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीबीएस फीस वर एडेड थ्रू द 42
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो 42वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 वाला, उसमें कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया है, मतलब कौन कौन से जो नीति निदेशक तत्व हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 43 बी, यहाँ दोनों देखिए, यहाँ पर दोनों बी दे दिया है, हिंदी वाले में दोनों बी दे दिया है। एक में 43A होगा और दूसरे में 43B होगा, तो यहाँ पर ए होगा, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद वो बोथ ए एंड बी और नाइदर ए नॉर बी, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 43A। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ अगर आप देखिए इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे, तो अनुच्छेद 43B को जो 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 2011, उसके द्वारा जोड़ा गया है। ये वाला जो है ये बाद में जुड़ता है, पहले कौन जुड़ता है? 43A जुड़ता है और उसके जुड़ने की डेट यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट 53 को देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसकी सिफारिशों में कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई थी, मतलब उसकी कौन कौन सी जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार नहीं किया गया था। करों का भुगतान करने का कर्तव्य और वोट डालने का कर्तव्य, दोनों ए और बी सही है या कोई भी सही नहीं है, इसमें से कौन सा होगा? 53, तो ए वाला जो है इसमें से ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ड्यूटी टू पे टैक्सेस, वोट डालने के कर्तव्य की सिफारिश इसमें नहीं की गई थी। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कहा गया 54 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया और यह डिक्लेयर किया या यह स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए सभी संविधान संशोधन में लागू होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, केशवानंद भारती केस है, वामन राव केस है, ए के गोपालन केस है और उपरोक्त में से कोई नहीं है। 54 इसे आप देख रहे हैं, तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि वामन राव केस जो 1981 वाला था वो इसमें शामिल था। यहाँ आप देख रहे हैं वामन राव केस। नेक्स्ट 55, यहाँ आप इसे देख लीजिए, जो 55 नंबर का है इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और आर्टिकल 32, इसमें से कौन कौन से शामिल है ये आपको बताना है। तो 55 का हो जाएगा डी, ये चारों ही शामिल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद 56 की ओर चलते हैं। 56 में ये कहा गया है कि हु कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम, संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली की संज्ञा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? यहाँ व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ग्रामविले ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है, आइवरी जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया है, या इनमें से किसी ने नहीं कहा है? देख लीजिए, तो इसका बी हो जाएगा, ये आइवरी जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये आइवरी जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि मंत्रिमंडल जो होती है ये संसद के शक्ति का केंद्र होती है, मतलब जो कैबिनेट होती है वो एक तरह से न्यूक्लियस मानी जाती है पूरे पार्लियामेंट की पावर का। इसके बाद आगे चलते हैं, 56 के बाद 57 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे पहले वाले में कहा गया कि कर कानून के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहा गया। और 101वां जो अमेंडमेंट हुआ था वह एक अपवाद है, वह एक एक्सेप्शन है इस मामले में, ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताइए कि 57 का कौन सा सही होगा? देखिए दोनों सही है, इसमें जो दोनों कहा गया है टैक्स के बारे में दोनों परफेक्ट है। इसके बाद 58 में ये कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जीएसटी परिषद की सिफारिश पर वस्तु और सेवा कर केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित होंगे? ये किसके, मतलब कौन से आर्टिकल में इसका ब्यौरा प्राप्त किया गया है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 269, 269A, 268 या 268A, इसमें से कौन सा आर्टिकल होगा? देख लीजिए, तो यहाँ पर जो 58 वाला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 269A, यानी 269A, ये जो बी वाला ऑप्शन इसका है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर 60वें नंबर का जो प्रश्न है इसे आप देख रहे हैं। देखिए 101वां संशोधन अधिनियम था जो 58वां प्रश्न देख रहे हैं, और उसके आधार पर इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद देखिए 59 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 101वां जो अमेंडमेंट है उसको भी याद रखिएगा, दोनों चीजें, और उसके साथ बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं 59 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य दोनों को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई अनुदान देने का अधिकार रखता है, भले ही या उनकी जो संबंधित विधायी क्षमता है उसमें नहीं आता। इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना है। 275 है, 282 है, 283 है या 285 है? तो ये 282 है, 282वां है। यहाँ आप देख लीजिए ये 282वें नंबर का आर्टिकल। इसके बाद 60वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर अगर देखिए इसमें ए वाले में कहा गया है कि अनुच्छेद 269A, माफ कीजिएगा 279A, इसके तहत राष्ट्रपति को एक आदेश पारित करने के बाद जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार प्राप्त है। बी वाले में ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों दोनों का एक संयुक्त संगठन है। और सी वाले में कहा गया है कि दोनों सही है, जबकि यहाँ देखिए गलत पूछा है, यहाँ इनकरेक्ट की तलाश करनी है। तो अगर आप सी को चुनेंगे तो दोनों गलत हो जाएंगे और डी को चुनेंगे तो दोनों सही हो जाएंगे। अब आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है और सही कौन सा है। 60वें प्रश्न को आपने देखा, इसका हो जाएगा डी, ना तो ए और ना ही बी, यानी दोनों ही यहाँ पर गलत नहीं है। और गलत नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 61वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि वित्त आयोग के बारे में यहाँ जो कथन दिए हुए हैं, 2 कथन है, इन पर आपको विचार करना है। तो देखिए कहा गया है कि यह हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा सृजित किया जाता है। और उसके बाद सेकंड वाले में कहा गया है कि ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के तौर पे ये काम करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? जो सही विकल्प है उसका चुनाव आपको करना है। इसका हो जाएगा सी वाला, दोनों सही है, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं दोनों परफेक्ट। इसके बाद 62 को देखते हैं। इसमें फिर से आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और सही चुनना है। तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि राज्य द्वारा लगाए गए सभी करों से केंद्र की संपत्ति को छूट नहीं मिलती है, और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निकाय या कंपनियां राज्य कराधान से मुक्त नहीं है। ये 2 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से हो जाएगा बी वाला। 62 का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, यानी केवल दूसरा।
इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 63 को देखिए। 63 में ऐसा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं, इसमें से जो सही हो उसका चुनाव करिए। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 1966 में छह सदस्यीय जो एआरसी की नियुक्ति है उसको की थी। मतलब ये जो एआरसी होता है, आर्क होता है, उसकी नियुक्ति की थी और इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। इसे आपने देखा और इसने 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद चौथे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इसके तहत केंद्र राज्य संबंधों में सुधार करने के लिए 22 प्रकार की सिफारिशें की गई थी। अब आप बताइए कि जो 63वां है इसमें सही कौन सा है। नीचे विकल्प भी आप देख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी चारों इसमें सही है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें जो चारों इसके विकल्प हैं वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जो 64वां प्रश्न है इसको देख सकते हैं आप। इसमें यह कहा जा रहा है कि राजमन्नार समिति, ये जो कमेटी है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा गया है कि इसने कर्नाटक सरकार, इसे कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा नियुक्त किया गया था। दूसरे वाले में कहा गया कि 1979 में इसका सृजन हुआ था और ये केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए इसमें डी वाला होगा। यहाँ पर जो कथन है उसमें से आपको सही चुनना था, तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अब यहाँ जो विकल्प आप देख रहे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी वाले में पर्याप्त अंतर है। जो अंग्रेजी वाला है वही सही है। इसमें देखिए जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, यानी केवल तीसरा इसका सही है, बाकी दोनों जो है वो गलत है। पहली चीज ये है कि इस कमेटी को, राजमन्नार कमेटी को अपॉइंट करने का काम ये कर्नाटका गवर्नमेंट का नहीं था बल्कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट का था और इसको स्टैब्लिश किया जाता है 1969 में। यहाँ डेट और जो गवर्नमेंट का नाम दिया है वो गलत दिया है। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है और इसलिए हम डी वाले को चुनते हैं, लेकिन डी वाला इसमें का ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला इसमें सही है। इसके बाद 65 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंतरराज्यीय जल विवाद पर गठित न्यायाधिकरण यानी जो ट्रिब्यूनल होता है उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, ऐसा कहा गया। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी जल विवाद के संबंध में कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है। अब आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो 65 वाला जो क्वेश्चन है इसका सी वाला होगा, यानी बोथ, दोनों ही सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 65वें के बाद 66वें की ओर। 66वें में कहा जा रहा है कि यहाँ भी 4 स्टेटमेंट तो है, लेकिन सिर्फ 2 जो इसमें है वो स्टेटमेंट है, बाकी दोनों ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा आपका सही है ये आपको चुनना है। पहले वाले में ये कहा गया कि प्रथम अंतरराज्यीय या अंतरराजकीय जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका गठन वर्ष 1969 में किया गया। और बी वाले में कहा गया है कि प्रथम अंतरराजकीय जल विवाद न्यायाधिकरण में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल थे। दोनों ए और बी जो है वो सही है, दोनों जो है वो गलत है। कौन सा होगा इसमें से? 66वां, इसका हो जाएगा सी, इसमें दोनों सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 67वें को देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, नेशनल इमरजेंसी, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं और तीनों को आपको देखना है। तो पहले वाले में कहा गया कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा को रद्द किया जा सकता है। और तीसरे वाले में कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकारें निलंबित हो जाती हैं। तो आप बताइए कि इसमें से तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा आपका सही है, देख लीजिए। तो 67वें का जो ए है वो आपका इसमें सही है, मतलब सिर्फ दूसरा। ए को चुनने का मतलब क्या है कि सिर्फ जो दूसरा वाला है वो सही है, बाकी जो है वो गलत है। कहने का मतलब ये है कि देखिए 67वें में मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की सलाह है तो उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पूरी अनिवार्य है, ये ऐसा माना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं 68वें को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर नीचे कथन दिए हुए हैं 2। पहले वाले में कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र से राज्य के लिए वित्त के हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। और दूसरे वाले में कहा गया कि राज्य आपातकाल को केवल लोकसभा की स्वीकृति मिलनी चाहिए। यहाँ जो स्टेटमेंट है उनको देखकर आपको विचार करना है, जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। तो इसका हो जाएगा ए वाला, यानी केवल पहला इसमें सही है। इसे आप देख रहे हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति यहाँ आवश्यक होती है और यहाँ दे दिया है कि केवल लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो दूसरा गलत हो जाता है, पहला सही। इसीलिए हमने ए को चुना है। इसके बाद 69वें प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि जो राज्य आपातकाल होता है उसके संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें ए वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि इसका मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके संचालन के दौरान राज्य कार्यपालिका बर्खास्त कर दी जाती है। और सी वाले में ऐसा कहा गया है कि राज्य विधायिका या तो निलंबित होती है या फिर भंग कर दी जाती है। और डी वाले में कहा गया कि सभी सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? 69वां, डी ही होगा। जितने दिए हैं सब ठीक है, जितने भी इसमें स्टेटमेंट है सभी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 70वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन जो दिए हैं उनको देख लेते हैं। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसने अनुच्छेद 356 को अंतिम रूप देने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को महत्व दिया था। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। तो आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 70वें का वो हो जाएगा सी वाला, बोथ आर करेक्ट, यानी 1 और 2। इसके बाद आगे चलते हैं 71वें प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है यानी कैग होता है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है, या अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, या राज्यसभा चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं होती है। मतलब किसको राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करता है ये आपको बताना है। 71, तो डी वाला जो है यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। बाकी जितने हैं वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत या उन्हीं की दी हुई अपॉइंटमेंट से पद धारण करते हैं।
यहाँ शब्दों का अपना अपना महत्व होता है, तो आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रसाद पर्यंत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये दूसरा शब्द हो जाएगा। पॉलिटी में हर शब्द की अपनी एक वैल्यू होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही पद जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्राप्त होते हैं, तो इनके अधिकार भी अच्छे खासे होते हैं। इसके बाद 72 को देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एब्सोल्यूट वीटो, ये जो पावर है इसके प्रयोग, इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में किया जाता है। मामला नीचे दिया है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक में या सरकारी विधेयकों के संदर्भ में जब वर्तमान मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है और नया जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति नहीं देने की सलाह देता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसपे कि राष्ट्रपति अपने एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकता है। देख लीजिए 72। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी दोनों में, दोनों ही जो स्थितियां हैं, दोनों कंडीशन है। इसके बाद आगे चलते हैं 73वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में या संबंध में राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त होती है और अध्यादेश की जो शक्ति होती है, यहाँ आप देख रहे हैं अध्यादेश की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति को अप्रत्याशित या आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए दी गई। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो सही है। 73वां, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है, यानी दोनों। इसमें बोथ वाले जो ऑप्शन है वो ज्यादातर सही है, तो दोनों इसमें सही है, यानी राज्य विधानमंडल के बारे में जो कहा गया है और अध्यादेश की जो पावर है यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है उसके विषय में जो कहा गया है वो भी सही। इसके बाद 74 की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति की ये ऑर्डिनेंस वाली पावर है यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसको प्रदान करने वाले प्रावधान के बारे में कहा गया है कि ये किस देश के संविधान से लिए गए। मतलब पूछा ही गया है कि द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू द ऑर्डिनेंस इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, यूएस या यूके, इसमें से कौन सा देश। 74, तो 74 का हो जाएगा ए। मतलब ये है कि ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ पासिंग ऑर्डिनेंस, केवल जो भारतीय संविधान है वही, केवल और केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 74 को हमने देखा। 75 की ओर, यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके बारे में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का जो चुनाव है वो इस आधार पर उसे चुनौती दी जा सकती है, मतलब उसका चुनाव किया गया, उसका निर्वाचन हुआ या जो भी हुआ, तो उसके बाद उसे चुनौती दी जा सकती है कि चुनाव के दौरान निर्वाचक मंडल अधूरा था। मतलब उसे चैलेंज अगर करना हो तो किस बेस पर करेंगे, इस बेस पर कर सकते हैं कि उसके चुनाव के दौरान जो निर्वाचक मंडल था, मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज था, वो यहाँ पे इनकम्प्लीट था। इसके बाद जो सेकंड वाला इसमें कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। ये दो चीजें हैं, आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, तो 75 का बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि सिर्फ दूसरा, सिर्फ और सिर्फ दूसरा। पहला इसमें गलत है। कैसे गलत है, तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात है। यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं और दिया हुआ है कि चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 76, जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी अवधि के लिए काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में या पद के खाली रहने की स्थिति में कितनी अवधि तक वो काम कर सकते हैं। 6 महीने तक, 6 सप्ताह तक, 1 महीने तक या 1 साल तक। तो 6 महीने तक अधिकतम वो राष्ट्रपति के पद को एक अस्थायी तौर पर संभाल सकते हैं। उसके बाद फिर चुनाव आवश्यक हो जाता है। इसके बाद 77वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं, ऐसे दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के प्रमुख माध्यम का काम करता है। अब आप बताइए कि कौन सा सही है। 77, तो देखिए इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। इसके बाद 78 की ओर चलते हैं। 78 में कहा गया कि किसने राष्ट्रपति को राज्य के जहाज का कप्तान कहा है। मुनरो ने कहा है, आइवरी जेनिंग्स ने कहा है, लॉर्ड मॉर्ले ने कहा है या फिर HR ग्रीव्स ने कहा है। इसमें से किसके द्वारा कहा गया है, तो ये मुनरो का बयान था, मुनरो के द्वारा इसे कहा गया था। इसके बाद 79 को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 74 वाले आर्टिकल में कहा गया है, 75 में, 76 में या इनमें से किसी में नहीं। तो ये 74 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें ऐसा बताया गया है। 79 का क्या हो जाएगा, 74, यानी ए वाला इसका सही होगा। यहाँ आप देख रहे हैं। 80 नंबर के प्रश्न को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि अ मिनिस्टर गेट्स द सैलरी एंड अलाउंस दैट आर पेबल टू अ एमपी। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि एक मंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो कि एक सांसद को देय होते हैं। और उसके बाद फिर कहा गया दूसरे वाले स्टेटमेंट में कि एक मिनिस्टर जो होता है उसको मुफ्त में आवास मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, चिकित्सा की सुविधा मिलती है, ये सब प्राप्त होता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, पहला, दूसरा या दोनों में से कोई नहीं। 80 नंबर का जो प्रश्न है उसे आप देख रहे हैं, इसका सी हो जाएगा, बोथ, दोनों ही सही है। यहाँ पर दोनों जो विकल्प हैं वो सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। 81 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किस वर्ष राज्यों की परिषद के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा हिंदी नामों को अपनाया गया। ये जो हिंदी इसके नाम है उनको यहाँ पे अंगीकृत किया गया। वर्ष कौन सा था, 1953, 54, 55 या 56, इसमें से कौन सा था, तो ये 1953 था। यहाँ पर जो डेट है वो 1953 की है। इसके बाद आगे चलते हैं। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होते हैं, ऐसे दिया हुआ है, और अमेरिका के राष्ट्रपति कांग्रेस का एक हिस्सा होते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है। 82, तो 82 को आप देख रहे हैं। इसमें अध्यक्षीय सरकार के राष्ट्रपति के रूप में कांग्रेस का ये हिस्सा नहीं होते हैं, तो इसका जो ए वाला है वो सही है। केवल पहला, भारतीय राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होता है, लेकिन सेकंड वाला इसमें सही नहीं।
कांग्रेस क्या है? ये अमेरिकी संसद ही तो है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। केवल दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ऐसा दिया हुआ है। और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य फिर से चुनाव के लिए अयोग्य माने जाते हैं, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। तो 83 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना यह है कि सही कौन सा है। देख लीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी 1 और 2। इसका जो पहला और दूसरा है वो सही है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो सेवानिवृत्त होने वाले जो सदस्य होते हैं वो किसी भी समय जो पुनः चुनाव होता है उसके पात्र माने जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 84वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक व्यक्ति को सांसद के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, मतलब उसकी जो योग्यता है उसको समाप्त किया जा सकता है। ये कौन सी स्थिति है? उसकी बुद्धि मंद हो, यदि उसे अस्पृश्यता का प्रचार करने के लिए दंडित किया गया हो, यदि वह भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त हो गया हो, या पहले से ही वो कोई लाभ का पद धारण किए हुए हो। ऐसी जो कंडीशन यहाँ दी हुई है, इसमें से कौन कौन सी कंडीशन होती है? तो जितने हैं सभी सही है। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सभी यहाँ पर सही मानी जाएंगी। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें देख लीजिए, ए वाला होगा। 1, 2, 3 और 4 चारों। इसके बाद 85 की ओर बढ़िए। इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन होता है तो वह सदन की बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे वाले में कहा गया कि ऐसी स्थिति में वह विचार रख सकता है और सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आप बताइए कि सही कौन सा है? 85 सी वाला सही है। दोनों, इसमें जो दोनों क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है वो परफेक्ट है। इसके बाद 86 की ओर चलते हैं। 86 में ये कहा गया है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और डी वाले में कहा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से गलत कौन सा है आपको तलाशना है। अभी तक आपने सही खोजा था, अभी गलत खोजना है। तो देख लीजिए, पहले वाले में कहा गया कि संविधान के द्वारा, यहाँ आप देख रहे हैं कि संविधान के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी को संसद की गतिविधियों के संचालन की संचार भाषा घोषित किया गया है, ऐसा कहा गया। और उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि ऐसा मंत्री जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों के क्रियाकलापों में भाग ले सकता है, ये कहा गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव होता है वो ब्रिटेन से प्रेरित होकर हमारे संविधान में शामिल किया गया है या हमारी राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा है। ऑल ऑफ एबव का भी ऑप्शन है। देख लीजिए इसमें से कौन सा गलत है। जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है, बताइए। तो इसका सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर जो गलत है उसी का आपको चुनाव करना है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है ये एक भारतीय इनोवेशन है, मतलब भारतीय नवाचार है, ये कहीं से लिया नहीं गया है और यहाँ लिखा हुआ है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं 87। इसको देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है। कौन सा आपका जो कथन है वो सही है ये आपको बताना है। पहले वाले में कहा गया कि निंदा प्रस्ताव पारित करने से पहले लोकसभा में इसका कारण बताना आवश्यक होता है कि किस कारण आप ले आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से पहले लोकसभा में कारण बताना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव एक व्यक्तिगत मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित किया जा सकता है। ये 3 चीजें हैं इसमें। अब आप बताइए सही कौन सा है। तो देखिए तीनों सही है। इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं तीनों इसमें परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं 87 के बाद 88। साधारण विधेयक के संबंध में यहाँ पर जो कथन दिए हैं उन पर आपको विचार करना है। लोकसभा में इसके पारित न होने की दशा में सरकार को कभी इस्तीफा नहीं देना पड़ता है और इसे किसी मंत्री या निजी सदस्य के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। 88 बी वाला इसका सही है। दूसरा, यहाँ जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। एक्सप्लेनेशन के तौर पे अगर आप देखिए तो यदि किसी मंत्री के द्वारा बिल पेश किया जाता है तो वो सरकार ऐसी कंडीशन में इस्तीफा देती है। इसके बाद 89वें नंबर के प्रश्न को देखिए। तो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं करता है, क्या रीजन है। कारण नीचे दिया हुआ है कि क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 89 का जो ए वाला है वही सही है। यहाँ उपराष्ट्रपति होना कोई तर्क नहीं है। असली बात यही है कि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। 89। इसके बाद आगे चलते हैं 89 के बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद पहली जो प्राक्कलन समिति है उसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये 1950 में किया गया था, यानी 1950 में। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ हमने 90 नंबर के प्रश्न को देखा। 91 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि संसदीय मंचों के सृजन के पीछे उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फोरम्स डेवलप किए जाते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है। पहला दिया है कि संबंधित मंत्रालयों, समाचार पत्रों, संयुक्त राष्ट्र आदि से महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर डेटा संग्रहण के माध्यम से एक डेटाबेस तैयार किया जाए और सदस्यों को सहभागिता देने के लिए एक मंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसमें से कौन सा होगा। 91 इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि इसमें दोनों ही सही है। जो इसका ए और बी वाला ऑप्शन है वो दोनों ही इसका उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद 92 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष एक को छोड़कर सभी फोरम के पदेन अध्यक्ष होते हैं और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि ईच फोरम कॉन्सिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 21 मेंबर्स, मतलब यहाँ पे 21 से ज़्यादा सदस्य जो है वो प्रत्येक फोरम में नहीं होते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो 92 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बताना आपको यह है कि सही कौन सा है। देखिए इसका जो सही है वो सिर्फ ए वाला है। ए का मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो कहा है वो सही है, लेकिन जो बी वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। यहाँ पर कहा गया है 21 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए, जबकि सही बात यह है कि 31 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो नंबर दिया है वो 31 होगा, ना कि 21। इसके बाद आगे चलते हैं 93 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि पहले तो जो कथन दिए हैं उन पर आपको विचार करना है और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहे गए, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर कहा गया कि न्यायाधीश का कार्यकाल जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर निश्चित नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत नहीं है। और थर्ड वाले में कहा गया कि न्यायालय की अवमानना दीवानी या आपराधिक स्तर की हो सकती है, मतलब सिविल या क्रिमिनल लेवल की हो सकती है। तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। देख लीजिए
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी 1, 2 एंड 3 तीनों ही इसमें सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 94 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक समीक्षा पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसन के प्रसिद्ध मामले में प्रस्तावित की गई थी और न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो संविधान की मूल संरचना का एक तत्व है। अब आप बताइए कि सही कौन सा है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये वाला, इसको बताइए इसमें से 94 वाले का कौन सा होगा। सी वाला होगा, दोनों सही है इसमें से, जो दोनों ही न्यायिक समीक्षा के बारे में कहा गया है, परफेक्ट है। इसके बाद 95 की ओर चलते हैं। यहाँ राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति वर्तमान व्यवस्था को संविधान सभा ने, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति की जो वर्तमान व्यवस्था थी इसको संविधान सभा ने क्यों चुना था। प्रत्यक्ष चुनाव आपसी संघर्ष को उत्पन्न कर सकता है और उसके बाद राज्यपाल केवल नाम का प्रमुख होता है जिसके चुनाव पर कोई बड़ी राशि खर्च करना उतना फलदायक प्रतीत नहीं होता है। दोनों ही इसमें दिए हुए स्टेटमेंट है। अब दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं या कोई एक भी सही हो सकता है, ये इसमें विकल्प है, देख लीजिए। मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो जिस तरह की होती है वैसा उसको क्यों चुना गया है, उसके पीछे का कारण आपको बताना है। 95 तो इसका सी हो जाएगा, दोनों ही इसमें सही है। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर नहीं होता है, अगर होगा तो आपसी संघर्ष पैदा हो सकता है, क्योंकि प्रायः अभी वर्तमान में ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि गवर्नर के पद पे अपॉइंट किए जा रहे जो व्यक्ति हैं वो प्रायः जो सत्ताधारी दल है उसी से संबंधित हैं, तो इस आधार पे वो उन्हीं के फेवर में अक्सर फैसले दिया करते हैं और ये एक गंभीर परिस्थिति है। तो अगर ऐसा कोई प्रावधान होता कि यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता तो विवाद खड़ा हो सकता था। और भी कई कारण होते हैं, सिर्फ यही कारण नहीं है, और इसके अलावा कोई बड़ी राशि खर्च करना इसमें कोई ज़्यादा बुद्धिमानी वाली बात नहीं दिखी थी, तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद 96 को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री विधान परिषद का हिस्सा हो सकता है। मुख्यमंत्री की सदस्यता किसी सदन की हो, वह केवल विधानसभा के, मतलब किसी भी सदन की उसकी सदस्यता हो, लेकिन वो केवल विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके बारे में कहा गया कि इसके पास साधारण विधेयक को पारित करने के लिए समान अधिकार होते हैं। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 96 बी वाला इसमें सही है, दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा इसमें सही है। आगे चलते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें तो जो साधारण विधेयक होता है उसके मामले में विधान परिषद और विधानसभा के पास समान जो असमान शक्तियां हैं वो पाई जाती हैं, इसे हम लोग देख रहे हैं। 97 को देखते हैं। तो 97 में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। इस समय केवल 3 उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। और उसके बाद जो बी वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मासिक पेंशन के रूप में अपने अंतिम आहरित वेतन का 25% जो होता है उसके हकदार माने जाते हैं। ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत है। इसमें से कौन सा आपका सही होगा बताइए। 97 तो इसका ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि इसमें उस समय केवल ये जो वर्तमान समय है इसमें केवल 3 उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र माना गया है, ये आपने देखा। और यहाँ पर जो 25% दिया है इसकी जगह 50% होगा, यहाँ जो प्रतिशत दिया है वो गलत दिया है। इसके बाद 98 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये कौन सा मामला था। चंद्र कुमार केस 1997 था, चंद्र कुमार केस 1987 था, या SR बोम्मई केस था 1980 वाला, या SR बोम्मई केस था 1977 वाला। इसमें से कौन सा होगा। तो ये चंद्र कुमार केस 1997 वाला था। यहाँ 1997 वाला जो चंद्र कुमार केस था वो इसमें रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि संसद ने जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम था, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, इसको किस वर्ष पारित किया था। 1985, 1986, 1987 या 1988। तो ये 1985 में पारित होता है। यहाँ आप देखें तो इसका जो 1985 वाला है वो सही। इसके बाद आगे चलते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन को देखिए लास्ट। इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का सृजन किया है। कर्नाटक, आंध्र, ओडिशा, यहाँ राज्यों के नाम दिए हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो ये सभी जितने भी हैं ये सभी, इसे आपने देखा, इसका जो बी वाला है वो सही होगा, यानी कर्नाटक, यहाँ आप देख रहे हैं कर्नाटक, आंध्र और ओडिशा। यहाँ तक हमने देखा और ये पॉलिटी का 100 MCQs का जो पूरा टेस्ट था यही कंप्लीट होता है। और तब तक के लिए नमस्कार।